बात करते हैं Oracle 11G को विंडोज ओएस में कैसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट जो नोट डाउन करना होगा वो ये है कि ये Oracle का 11G वर्जन केवल विंडोज पे इंस्टॉल होता है, मैक पे नहीं। MySQL का तो फिर भी मैक पे चल जाता है, ये नहीं चलेगा। तो अगर आप मैक यूजर हैं तो Oracle 11G इंस्टॉल करने की चेष्टा भी मत करिएगा, क्योंकि होगा नहीं, ये बनाया ही नहीं गया है मैक के लिए। मतलब तो Oracle 11G को विंडोज ओएस पे इंस्टॉल कैसे करेंगे उसका पूरा प्रोसीजर देखिए। तो सिंपल, सबसे पहले तो हमें ये एक सेटअप चाहिए। अब setup.exe फाइल आपको मिलेगी जब आप उस जिप फाइल को अनजिप करेंगे। तो यहां पे इसे डबल क्लिक करके स्टार्ट करिए। तो ये एक यस नो का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा, तो यस करेंगे। यहां पर ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर को जी, ये नेक्स्ट बटन प्रेस करना है और एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशंस, नेक्स्ट। नेक्स्ट सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा तो सी में ही इंस्टॉल होने देना, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट रहेगा। वहां से सर्विसेज डायरेक्टली स्टार्ट भी हो जाती हैं, तो बेटर है कि सी में इंस्टॉल होने दें। हाँ, यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछेगा और ये पासवर्ड याद रखना होगा, क्योंकि जब हम Oracle यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो ये पासवर्ड वहां डालना पड़ता है। तो प्लीज इसे जो भी यहाँ पासवर्ड लिखे वो खतरनाक मत लिख दें, पता लगा खुद ही 2 दिन बाद भूल गए। तो कोई इजी पासवर्ड जो आपको याद रहे वो लिखिए। मैंने लिख दिया है इनकैप, बाकी यहां पर भी कंफर्म करना होगा। तो इनकैप मैंने एंटर करा है। आपको जो इजी रखना, क्योंकि याद रखना पड़ेगा आपको आगे चलकर, ये भूल गए तो फिर पूरा Oracle अनइंस्टॉल करना पड़ जाता है। तो ये मैंने इनकैप यहां पर एंटर करा और नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल बटन दबाया तो बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, हो रहा है। तो ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है, फिनिश बटन दबा दीजिए। अब इसके बाद एक काम जो आपको करना है वो ये है, आफ्टर जस्ट इंस्टॉलेशन यू विल सी अ शॉर्टकट ऑफ इट। ऐसे बड़ा बड़ा XE लिखा होगा ये डब्बे पे, दैट इज व्हाट Oracle एक्सप्रेस एडिशन 11G। Oracle 11G एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इंस्टॉल हो गया है। लेकिन अभी इसको रन नहीं करना है, पहले सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, अन्यथा ये वाला एरर आ जाएगा। ये एरर आएगा इंस्टॉल होने के जस्ट बाद, अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो ये एरर चला जाएगा, डोंट वरी, बट यू हैव टू रीस्टार्ट द सिस्टम। रीस्टार्ट करिए, कंप्यूटर रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप इस शॉर्टकट पे डबल क्लिक करेंगे तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली लोकल होस्ट पे। देखिए आपका डेटाबेस इंस्टॉल हुआ है Oracle लोकल होस्ट में, मतलब मेरे कंप्यूटर में Oracle इंस्टॉल्ड है। तो लोकल होस्ट पे आपका जो है 8080 पोर्ट नंबर ये यूज करता है और ये होम पेज आ गया। ये होम पेज अगर आ गया Oracle डेटाबेस एक्सप्रेशन 11.2, दैट मींस आपके सिस्टम में Oracle प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है और स्टार्ट भी हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस Oracle डेटाबेस में स्कीमा कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस यूजर्स इन दिस डेटाबेस, एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू क्रिएट टेबल्स, और उसमें डेटा वगैरह कैसे डालते हैं, ये सब आपको सिखाता हूं। Oracle डेटाबेस में कैसे कोई डेटाबेस यूजर क्रिएट करेंगे, क्योंकि यू आर द DB राइट नाउ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप अभी DB हैं, आपको एज ए यूजर लॉग इन करना होगा। वो कैसे क्रिएट करेंगे, फिर टेबल कैसे बनाएंगे, डेटा वगैरह कैसे डालेंगे, और उसके बाद जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन एक्सप्रेस का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर वो आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। आईडी पासवर्ड आपने वही प्रोवाइड करने हैं जो उस समय इंस्टॉलेशन टाइम पे दिए थे। असल वहां आईडी तो नहीं दिए थे, लेकिन तो यस आईडी फिक्स होती है, दैट इज सिस या सिस्टम। मतलब यहां पर आप सिस या सिस्टम में से कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, उसके अलावा कुछ और नहीं लिख पाओगे। और पासवर्ड में लिखना होगा वही जो आपने इंस्टॉलेशन टाइम पे डाला था, जो कि मैंने रखा था इनकैप ये, और हम लॉगिन करेंगे एज ए DBA। DBA क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक तरीके से आप इस डेटाबेस के ओनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एडमिन हैं, तो आप ऐसे एडमिन लॉगिन कर रहे हैं। तो एडमिन लॉगिन हो गया, उसके बाद यहां पर लिख के आ जाएगा वेलकम सिस, दैट मींस यू आर लॉग्ड इन एज एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन हो गया। अब आपको, बिकॉज इस डेटाबेस में आपको स्कीमास क्रिएट करने हैं, DBMS की लैंग्वेज बोलूं तो स्कीमा, और नॉर्मल लैंग्वेज बात करूं तो मुझे यूजर क्रिएट करने हैं, डेटाबेस यूजर्स, जिससे कि मैं हर प्रोजेक्ट का एक अलग डेटाबेस, सेपरेट डेटाबेस रख पाऊंगा। जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतने ही अलग अलग आप डेटाबेसेस क्रिएट करेंगे इस Oracle डेटाबेस में। तो उसको बोलते हैं डेटाबेस यूजर क्रिएट करना है। तो यहां पर क्रिएट न्यू वाला सेक्शन चेक होगा, टिक होगा, ठीक, और यहां पर यूजर नेम
और पासवर्ड आपको बताना है जो आप डेटाबेस यूजर को देना चाहते हैं। जैसे कि आप एज ए डीबी यूजर स्कीमा जो क्रिएट करोगे उसका आईडी पासवर्ड होने वाला है, तो आप अपने साथ कुछ भी चूज कर लीजिए। क्योंकि मैं एक टेस्टिंग के लिए भी स्कीमा क्रिएट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर टेस्ट डीबी यूजर नेम दिया और टेस्ट डीबी ही मैंने एप्लीकेशन यूजर नेम दे दिया। दो यूजर नेम होते हैं, दोनों सेम दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो पासवर्ड भी टेस्ट डीबी यूजर देता हूं, इसे मुझे याद ना करना पड़े। बाकी ये तीनों एंट्रीज अलग अलग दी जा सकती है, तो कोशिश करिए कि दोनों नाम सेम रखें, क्योंकि आगे चलकर जब लॉगिन करना होगा तो ये वाला जो नेम है ये यूज होगा। तो डेटाबेस यूजर नेम और एप्लीकेशन एक्सप्रेस यूजर नेम सेम रखिएगा, डिफरेंट भी रख सकते हैं बट इट्स बेटर टू सेम, क्योंकि बहुत सारे जब डेटाबेस यूजर बनाओगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैं रिकमेंड करता हूं कि जो डेटाबेस यूजर नेम है वो सेम रखें। इनफैक्ट जो यूजर नेम है वही मैं पासवर्ड भी रख लिया, रिकमेंड करूंगा यही रखो, क्योंकि फिर याद नहीं रख पाओगे बहुत सारे जब डेटाबेसेस बनाओगे। तो अब ये यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद अब आपने क्रिएट वर्कस्पेस वाले इस बटन पे क्लिक करना है। अब ये चेक कर रहा है कि इस डेटाबेस में पहले इस टेस्ट यूडीबी नाम का यूजर नेम बना है कि नहीं। तो अगर नहीं बना होगा तो ये मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्कस्पेस। मैं सेव कर देता हूं, जैसे कि मैं इस ब्राउजर पे दोबारा आऊं तो मुझे याद ना करना पड़े। तो मैंने पासवर्ड सेव कर लिया है, नॉट अ बिग डील। अब मुझे इस क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि मैं एज अ डीबी यूजर लॉगिन करूं, क्योंकि अभी मैं एज ए एडमिन लॉगिन कर रखा हूं, एज ए सिस लॉगिन हुआ है मेरा। अब मैं टेस्ट डीबी वाला लॉगिन करूंगा, तो यहां पर क्लिक करिए क्लिक हियर वाले पे, और वो अपने आप यहां पर टेस्ट डीबी लिख लिया। बाकी आप टाइप कर सकते हैं। यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल कैपिटल में कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पासवर्ड केस सेंसिटिव है। तो पासवर्ड क्या था? टेस्ट डीबी ही था, तो वो अपने आप आ गया क्योंकि सेव कर लिया था मैं। तो बाकी आप टाइप करिए यूजर नेम, वर्कस्पेस यूजर नेम और यूजर नेम, वो हम लोग एंटर करे थे, देखे थे हम, तो सेम रखे थे, सेम लिख दिए। बाकी वहां पे जो लिखोगे यहाँ वो लिखना पड़ेगा आपको, और लॉगिन करिए। तो अब आपने लॉगिन कर लिया है, डेटाबेस यूजर लॉगिन हो गया है ये। अब क्योंकि मैं एक यूजर क्रिएट करना सीख गया हूं, तो अब मुझे इसमें टेबल बनानी है, आई हैव टू डू सम एंट्रीज, है ना। तो अब मुझे बहुत सारी टेबल्स क्रिएट करनी है इस स्कीमा के अंदर। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? रो एंड कॉलम में डेटा स्टोर होता है डेटाबेसेस में, तो टेबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फिर डेटा वगैरह कैसे ऐड करेंगे सीखते हैं। तो यहां पर आपको जाना है एसक्यूएल वर्कशॉप में, एक ऑप्शन दिख रहा होगा दैट इज ऑब्जेक्ट ब्राउजर। तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, पहला ही ऑप्शन था, और ये आपके सामने एक विंडो आएगी। यहां पर इस स्कीमा में टेबल क्रिएट करने का एक क्रिएट बटन दिखेगा एरो के साथ, तो इस एरो पे क्लिक करना है और यहां पर क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। अब जो टेबल आप बनाना चाहते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, ऑब्वियस बात है डेटाबेसेस में टेबल बनेंगी, उसमें फिर डेटा डलेगा। तो टेबल का स्ट्रक्चर यहां पे पूछ रहा है, तो पहले नाम बताना होगा टेबल का, और टेबल में जो कॉलम्स होंगी वो आपको यहां पे बतानी पड़ेंगी। ये कॉलम रहेंगी, ये टेबल का नाम रहेगा। फिर इस टेबल के नाम और इन कॉलम के साथ टेबल बन जाएगी। टेबल के कॉलम जो डिसाइड करेंगे तो उनका टाइप बताना पड़ता है कि भाई कॉलम है तो उसमें डेटा किस तरह का आएगा। मान लीजिए एज है तो फिर नंबर, नेम स्टोर कर रहे हो तो स्ट्रिंग, वैरकैर बोलते हैं इधर, वैरकैर मतलब स्ट्रिंग, नंबर मतलब इंटीजर्स। ऐसे कोई डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो तो डेट का ऑप्शन आएगा। बहुत सारे ऑप्शन है, अभी सारे नहीं बताए जाएंगे, अभी उतना समझिएगा जितना आपकी जरूरत है, क्योंकि डेटाबेस अपने में एक सब्जेक्ट है, तो बहुत कुछ है समझने के लिए। तो अभी मेन चीज समझना प्लीज, ओके। जितना आपको एज ए जावा डेवलपर जितना आपको आना चाहिए उतना बता चलूंगा। तो यहाँ पे टेबल का नाम डिसाइड हुआ, क्योंकि मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करूंगा, तो मैंने टेबल का नाम रख दिया EMP_info। कभी भी टेबल का नाम बनाएं तो स्पेस ना दें, कोई स्पेशल कैरेक्टर ना लगाएं, डॉट यूज ना करें, मतलब वही कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं सिवाय अंडरस्कोर के, क्योंकि डेटाबेस में एक लैंग्वेज यूज होती है एसक्यूएल और उसके भी कुछ सिंबल्स होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। तो इसीलिए जब भी टेबल का नाम दें तो केस सेंसिटिव तो टेबल नेम नहीं है, केस सेंसिटिव तो नहीं है सर, आप स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें सब बराबर माना जाएगा, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर ना दें, स्पेस ना दें। अगर स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है वर्ड को सेपरेट करने के लिए तो अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और टेबल का नाम मैंने दिया एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के लिए EMP_info। तो सबसे पहले कॉलम नेम होगी आईडी, एम्प्लॉय की आईडी, तो आईडी मैंने रख लिया लाइक EID, और यहाँ पर डेटा टाइप होगा varchar2। varchar2 क्यों? क्योंकि जो आईडी है वो एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे हम लोग, अल्फा मतलब इसमें कैरेक्टर्स और डिजिट्स दोनों होंगे, तो इसलिए सिर्फ नंबर नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आईडी यहाँ पर नंबर नहीं है सिंपल, उसमें अल्फाबेट्स भी हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय की आईडी हो गई E152 AXZ कुछ भी, तो इसलिए varchar होता है, वेरिएबल कैरेक्टर्स। ये ओरेकल का अपना डेटा टाइप है। और स्केल का मतलब है कि कितने मैक्सिमम कैरेक्टर का आईडी होगा, जैसे मैंने कहा 20 कैरेक्टर से बड़ी कोई आईडी नहीं होगी, तो 20 मैंने उसका स्केल दे दिया। मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। दूसरा फील्ड होगा नेम, यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय का नेम रखेंगे, और नेम भी एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होता है,
क्योंकि कई लोग नाम में डिजिट भी रख देते हैं, नाम में सिर्फ अल्फाबेट थोड़ा रह गए हैं। अब तो ट्रेंड है सर, अब तो लोग नाम में डिजिट भी रखते हैं, सिंबल भी रखते हैं। एलोन मस्क के बेटे का नाम भी कुछ ऐसा ही है, तो ऐसे नाम स्टोर करने पड़ जाए दिक्कत हो जाए, तो इसलिए सिंपल कैरेक्टर ना रखें, वेर कैर रखें। और मैं 100 की रेंज करूंगा सर, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन कहीं साउथ से हो। तो राहुल जैसे 5 कैरेक्टर का नाम है, 100 क्यों रख दिए सर? 5 कहाँ 100? हो सकता है बहुत बड़ा नाम हो, है जिंगल वाला तो नहीं, बड़े से ना होता ना, मुत्तुस्वामी अय्यर, चलिए बढ़िया, वो नाम भी अच्छे होते हैं। सैलरी, अगला फील्ड होगा सैलरी। सैलरी क्या होगा? सैलरी सर हमेशा नंबर होगा, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो नंबर रख दिए। अच्छा, नंबर जब हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो स्केल नहीं देना है, क्योंकि उसका अपना रेंज होता है, दे सकते हैं लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, तो जो कंपलसरी नहीं है वो हम लोग नहीं पुट कर रहे हैं। बाकी अगला एंट्री होगा एज, एज भी एक नंबर वैल्यू रख देंगे। नंबर वाले फील्ड में आप कोई भी स्केल नहीं देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि नंबर की अपनी एक ऑटोमेटिकली रेंज होती है जो अपने आप सेट हो जाएगी, तो ये बेस्ट है। तो जहां जो एंट्रीज कंपलसरी हो रखी हैं, जो कंपलसरी नहीं है वो छोड़ दी गई हैं। तो ये हमारी टेबल डिसाइड हो गया कि ये चीजें होने वाली हैं। अब हम ये नॉट नल वाली कहानी समझते हैं। अब ये नॉट नल पे टिक करना होगा, कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो। सर मतलब क्या है इसका? तो मतलब ये है कि अगर आप एक टेबल बना रहे हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा टेबल बनाते वक्त कि उस कॉलम में वैल्यू कंपलसरी है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि उसमें नल अलाउड है, मतलब उसे खाली छोड़ा जा सकता है एंट्री करते वक्त। अब मान लीजिए आप एक टेबल बनाए और कल को एंट्री हो रही है टेबल में, अब टेबल तो यही बन रही है ना अगर देखा जाए तो टेबल बन रही है EMP_info वाली। अब इस टेबल में EID, नेम, सैलरी और एज नाम के 4 कॉलम है, ऐसे बन रही है टेबल। अब कल को जब एंट्री होगी तो EID देना कंपलसरी है, मान लीजिए E101, नाम देना कंपलसरी है। अब आप चाह रहे हैं कि सर एज देना कंपलसरी है बट सैलरी ऑप्शनल है, तो आप सैलरी पे नॉट नल टिक ना करें, बाकी सब पे टिक कर दें। इसका मतलब है कि अगर ये टिक नहीं होगा दैट मीन्स कि ये अलाउड है कि अगर सैलरी की वैल्यू एंट्री कर छोड़ दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस वाले कॉलम को नल अलाउ करते हैं। अगर आपके नहीं नल अलाउ नहीं है तो नॉट नल को टिक करो। नॉट नल का टिक होने का मतलब है नल अलाउड नहीं है, मतलब वैल्यू देनी पड़ेगी सर। तो ये आपके ऊपर है कि आप जब टेबल बनाएं तो क्या डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं तो चारों कॉलम की वैल्यू कंपलसरी कर रहा हूं, बाकी अगर आपको लगता है कि कोई कॉलम में बिना वैल्यू का भी रो स्टोर हो जाएगा, डेटा स्टोर हो जाएगा, तो आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट वाला जो बटन है ये प्रेस करेंगे और यहां पर आपके सामने प्राइमरी की का ऑप्शन आएगा। अब ये प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की का मतलब है कि टेबल के अंदर से आपने टेबल बनाई EMP_info। अब इस टेबल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी कॉलम के अंदर डुप्लीकेसी नहीं होगी। मतलब मान लीजिए आपको लगता है कि जब एंट्री होंगी तो नाम है राम, सैलरी है 1 लाख, उम्र है 21, अब इसकी आईडी होगी 101। क्या आप चाहते हैं कि आईडी 101 किसी और एम्प्लॉय की भी हो जाए? तो इसको बना दो प्राइमरी की। अगर आप EID को प्राइमरी की बना दोगे तो चाहकर भी आगे चलकर इसमें सेम आईडी आप एंटर नहीं कर पाओगे। सर इसको प्राइमरी क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नेम तो 2 लोग का सेम हो सकता है ना, सैलरी 2 लोग का सेम हो सकता है, तो इसीलिए चुनना होता है कि हमें उस टेबल में किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है। तो उसी को प्राइमरी की बनाइए जिसकी डुप्लीकेसी आप नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि वो एंट्री दोबारा हो, तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि प्राइमरी की बनाना ही है, नो प्राइमरी का ऑप्शन भी है, मैं सीधे नेक्स्ट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं प्राइमरी की बनाऊंगा और मैं अपनी टेबल में EID को प्राइमरी की बनाऊंगा। अब प्राइमरी की भी 2 तरह की होती है, एक होता है ऑटो इंक्रीमेंट वाली, मींस एक सीक्वेंस से अपने आप बढ़ती रहेगी, वो वाली प्राइमरी की। एक होती है विदाउट सीक्वेंस वाली प्राइमरी की, जो अपने आप नहीं पॉपुलेट होगी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि सर आप एंट्री नहीं देंगे 1, अगली बार 2 अपने आप अगली एंट्री पे ले लेगा, आप नहीं वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, अपने आप वैल्यू बढ़ती रहेगी, उसे कहते हैं प्राइमरी की, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंटेड, ऑटो पॉपुलेट होती रहेगी अपने आप। एक होती है नहीं सर प्राइमरी की होगी लेकिन मैं वैल्यू आईडी अपने से खुद से टाइप कराऊंगा, आई विल पुट द वैल्यू इन दिस टेबल, अपने से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी आईडी E101 है तो अगले वाले की आईडी होगी E1205 ऐसे। तो व्हेनेवर द वैल्यूज आर नॉट इन सीक्वेंस, तो हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट वाले सेक्शन को, पॉपुलेट वाले सेक्शन को नहीं सेलेक्ट करते हैं, फिर बस प्राइमरी की बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे केस में
मेरी प्राइमरी की जो है EID है और EID वेर आर्गुमेंट है, वेर केयर है। तो EID क्योंकि वेर केयर है तो EID को हम लोग प्राइमरी की तो बनाएंगे लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट नहीं बना सकते। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट का ये भी रूल है कि जिस कॉलम को आप प्राइमरी की बना रहे हैं और ऑटो इंक्रीमेंट चाहते हैं कि अपने आप बढ़े, तो वो नंबर होना चाहिए कॉलम। वो कॉलम अगर नंबर टाइप का नहीं है तो ऑटो इंक्रीमेंट कभी वेर केयर में नहीं होता। तो मैं इसको प्राइमरी की तो बनाऊंगा लेकिन मैं पॉपुलेट नहीं कर सकता विद न्यू सीक्वेंस क्योंकि वो नंबर नहीं है। हाँ, अगर मैं उसे नंबर टाइप का बनाता, जैसे सैलरी और ये नंबर टाइप के हैं, तो पॉपुलेट कर सकता था, ऑटोमेटिक कर सकता। तो अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा ना, तो आगे किसी टेबल में अपन ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे, इसमें तो नहीं लगा सकते। तो लेट्स मेक द EID प्राइमरी की बट नॉट पॉपुलेट वाली। ये न्यू सीक्वेंस वाला बाद में करेंगे। तो मैं प्राइमरी की तो बना रहा हूं लेकिन बिना ऑटो इंक्रीमेंट वाली, मतलब हर बार आईडी में जो है खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो नॉट पॉपुलेट पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे प्राइमरी की सेलेक्ट करनी पड़ती है। सेलेक्ट प्राइमरी की, कौन सा? EID। अभी कंपोजिट की क्या होता है ये मैं नहीं समझा रहा हूं अभी, ये भी आपका काम का भी नहीं है, सब कुछ नहीं पढ़ रहे ना अभी। तो प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिए और सिर्फ आगे बढ़ जाओ बस। अब नेक्स्ट, अब फॉरेन की पूछ रहा है। फॉरेन की का पूरा लेना देना होता है मल्टीपल मोर देन वन टेबल से, तो टेबल रिलेशन की बात आती है, लेकिन वो अभी हमारे पास है ही नहीं, अभी तो एक ही टेबल है। तो अभी मैं फॉरेन की भी नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो सीधे नेक्स्ट बटन दबाना। तो विदाउट डूइंग एनी चेंज जस्ट गो फॉर नेक्स्ट। नेक्स्ट, एक और नेक्स्ट था, ठीक है। अब ये एक SQL क्वेरी लिख दी गई है अपने आप। अगर आपने कभी स्कूल में, कॉलेज में कभी SQL पढ़ा होगा या DBMS पढ़ा होगा सब्जेक्ट, तो आपको ये क्वेरी लिखना सिखाया गया होगा और फिर डेटाबेस में उसे एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन मैंने आपको नया तरीका बताया। डेटाबेस में टेबल बनाने का ये तरीका जनरली नहीं बताया जाता है। बटन्स पे क्लिक करके पूरा टेबल बन जाता है। हमेशा कमांड लाइन से एक क्वेरी लिखवाई जाती है कि आप जो है, और ये अच्छी चीज है कि आप थोड़ा क्वेरी से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। लेकिन मेरा टारगेट कुछ अलग है। मैं चाहता हूं कि आप ओरेकल डेटाबेस पे काम करो, उसके ऑब्जेक्ट ब्राउजर मॉडल का यूज करके। तो इसलिए देखो क्वेरी अपने आप लिख के आ गई। यही क्वेरी है, इसको बोलते हैं SQL क्वेरी। यही क्वेरी तुम्हें टाइप करनी पड़ती कमांड लाइन से, फिर डेटाबेस में टेबल बनती। लेकिन अभी हम लोग बटन्स का यूज करके क्वेरी अपने आप आ गई। क्रिएट टेबल का नाम है EMP info, ये फील्ड्स हैं, ये उनके डेटा टाइप्स हैं और टेबल। अब बस आपको क्रिएट बटन दबाना है। तो जैसे क्रिएट बटन दबाओगे टेबल आपके सामने बन गई है। ये देखिए टेबल, और ये लिस्ट है सर, जिसमें ये टेबल आपकी है, बाकी बाय डिफॉल्ट बन के मिलती हैं। जो बन के मिली है उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमारे यूज की नहीं है एक्चुअली। हमारे नीड के हिसाब से टेबल हम हर बार नहीं बनाएंगे। तो हमारी वाली टेबल ये रही जो हमने बनाई है अभी। ये देखिए टेबल का नाम EMP और ये है उनके कॉलम्स, ये उनके डेटा टाइप्स हैं, जिसमें नलेबल सब नो है। और ये है प्राइमरी की एक, ये जो EID बना रखी है। अब आता है इस टेबल में डेटा कैसे ऐड करेंगे। तो डेटा ऐड करने के लिए डेटा सेक्शन है। बाकी अगर इस टेबल की कॉलम का नाम बदलना है किसी का, मानो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मुझे एज का नाम बदलना है, तो यहां पर एक ऑप्शन है रीनेम कॉलम। इस पे क्लिक करोगे, आप कॉलम सेलेक्ट करिए, रीनेम कर दीजिए, जो नाम दोगे आ जाएगा। सारे ऑप्शन है। कॉलम ऐड करनी है एक और, सर वो गलती से 4 नहीं 5 कॉलम थी, एक और ऐड कर लो। किसी कॉलम का डेटा चेंज करना, सर वो एज गलती से वेरकेर हो गया, नंबर करना पड़ जाए, तो यहाँ मॉडिफाई कॉलम में जाके कर सकते हो। रीनेम कॉलम, ड्रॉप कवर। ड्रॉप कॉलम का मतलब है कॉलम डिलीट करनी है कोई, ड्रॉप कॉलम। सिंपल है सर, क्लिक करोगे, बोलेगा कौन सी कॉलम ड्रॉप करनी है, वो ड्रॉप हो जाएगी। मैं तो नहीं कर रहा, इट्स इजी। टेबल रीनेम करनी है तो रीनेम, टेबल कॉपी करनी है फॉर फ्यूचर तो कॉपी। ड्रॉप टेबल का मतलब है, ड्रॉप मतलब टेबल डिलीट, हट जाएगी, फिर डिलीट हो जाएगी। ट्रंकेट का मतलब है टेबल में अगर मान लो 50 एंट्री हो गई है, राम मोहन सोहन करके ऐसे बचा, तो ट्रंकेट क्लिक करने से टेबल का सारा डेटा डिलीट, टेबल डिलीट नहीं, टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा, द एंट्रीज डिलीट। और ड्रॉप से टेबल डिलीट हो जाएगी। और ये लुकअप चलो अभी काम का नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। बाकी आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए, गुड। तो डेटा एंटर करें। डेटा में जाते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट रो। इंसर्ट रो पे क्लिक करके आप रो इंसर्ट करेंगे एक एक करके। जैसे अब ये स्टार का मतलब है सारी कंपलसरी वैल्यू है, ठीक है, हम टिक भी तो करे थे नॉट नल पे। तो आईडी होगी E101, नाम हो गया राम कुमार, सैलरी हो गई 45,000 और उम्र हो गई 21। ये एक एंट्री हो गई, क्रिएट, एक एंट्री हो गई। अब ये एंट्री एडिट करनी है तो सामने ही एडिट का ऑप्शन भी है। एक और एंट्री करनी है तो फिर से इंसर्ट रो का ऑप्शन है, मानो E102, के सिंह 89,000, उम्र 20। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा और एक और एंट्री के लिए फॉर्म आपके सामने रहेगा।
तो एक एंट्री यहाँ पे ना रो क्रिएटेड, एक एंट्री और कर देते हैं E103 अपना फेवरेट, चीता खान, सैलरी 1,80,000 और उम्र केवल 19, क्रिएट। ये महीने का है इसका, सबका महीने का ही था जी। तो ये समझ में आ रहा है। अब किसी भी रो को एडिट करना है, एडिट का ऑप्शन सामने। तो इस तरीके से आप ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड का लिंक आपको मिल गया है, डाउनलोड का लिंक आपको प्रोवाइडेड है। टेबल कैसे बनानी है, डेटाबेस यूजर कैसे क्रिएट करना है। अब अगर बंद हो जाता है और कल को फिर आप सिस्टम ऑन करते हैं और फिर से उस टेबल पे पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। तो वापस से आप लॉगिन करें, यहां पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे जो शॉर्टकट है इस पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन एक्सप्रेस में लॉगिन करेंगे, किससे, सिस और इनकैप, जो हमने आईडी पासवर्ड, आईडी तो फिक्स थी, पासवर्ड हमने दिया था, ये हो गया डीबी लॉगिन। अब क्योंकि मैं यूजर बना चुका हूं तो मैं दोबारा यूजर नहीं बनाऊंगा। तो अभी तो टेबल यूजर बनाया ना एक, क्या नाम था उस यूजर का, टेस्ट डीबी। तो मैं यहां जाऊंगा ऑलरेडी है अकाउंट पे इस बार, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द अकाउंट। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और ये वाला लॉगिन फॉर्म आ गया। यहां पर मैं टेस्ट डीबी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करूंगा और यहां पर आपको एसक्यूएल वर्कशॉप में जाना है। इस पे क्लिक कर दोगे तो यहां पे क्लिक करना होगा, ये तो वहीं पे एरो आ जाता है। ऑफ जो ब्राउजर ये भी है और या फिर ये भी है। यहां पर आपके सामने ये टेबल जो भी बनाई थी दिख रही है, ये रही, और इसमें ये एंट्री दिख रही है। अब आप कंप्यूटर बंद करो, ऑन करो, ऑफ करो, तो ये हमेशा रहेगा आपके सिस्टम में। ये टेबल बन चुकी है विद टेस्ट डीबी स्कीमा, जिसका पासवर्ड भी टेस्ट डीबी है। ओरेकल के अंदर आपने ये टेबल बना ली है कुछ ये एंट्री के साथ।